हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बताए जाएंगे जो कि मिलकर आपके 5 नंबर बन जाएंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और यह वीडियो है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जिन भी स्टूडेंट के सिलेबस में अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड है उनके लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो हम प्रोवाइड कराएं सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो गाइस, आज आपको बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आव्यूह तथा सारणिक में अंतर। देखिए, क्वेश्चन आपके हमने बताया था फर्स्ट चैप्टर से 2 या 4 नंबर के थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 या 4 नंबर पा जाते हैं आप लोग तो आपका देखिए जैसे बैक भी नहीं आ सकता है। जैसे आपका 12 नंबर आ गया है और 4 नंबर यहाँ से 16 हो जाएगा और 1-2 नंबर आगे पीछे 17-18 हो जाता है। लेकिन आप लोग अगर 50 नंबर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ज़रूर मिलेगा। तो आप लोगों की तैयारी के ऊपर है, आप लोग तैयारी कैसे करते हैं। तो आप लोग एक एक नंबर पर यहाँ बात करिएगा। पूरे नंबर जो मिलेंगे आपको वो सब आपके अध्ययन पर ही मिलेंगे, तो इसलिए आप लोग तैयारी बेहतर तरीके से कीजिएगा, हम आपकी तैयारी ज़रूर कराएंगे। तो इसमें हमने एक पीछे वीडियो बनाया था, इसका पिछला वीडियो ही था मैथ का, उसमें आपको हम बता दिए थे क्वेश्चन भी कि देख लीजिए आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो थियोरेटिकल हैं ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा। डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर मैथ नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। और इसमें एक आप बताएंगे सेकंड जो टॉपिक रहेगा इसमें आज सहखंडज आव्यूह रहेगा। सहखंडज आव्यूह हमने बताया था लेकिन थोड़ा उसमें जल्दबाजी हो गया था, तो इसमें एडजॉइंट ए जिसे बोलते हैं वो निकालने के लिए बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि जो आपका ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स जिसे आप लोग बोलते हैं व्युत्क्रम आव्यूह, एक से आपके 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें आपका सहखंडज आव्यूह का बहुत ही महत्वपूर्ण है, मतलब यूज हो रहता है, इसलिए इसको हम अलग से बता देते हैं सहखंडज आव्यूह को। तो आइए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले देखेंगे हम अंतर, सारणिक में और आव्यूह में अंतर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला अंतर आपका कहता है जो सारणिक होता है। देखिए सारणिक आप लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट होता है और आव्यूह आपके कई प्रकार से रिप्रेजेंट होते हैं। एक तो ये हो गया, और भी होते हैं, अभी नीचे बता देते हैं उसको। तो देखिए सारणिक जो होता है n गुणे n संख्याओं की लंब सारणी है, इसमें पंक्तियों तथा स्तंभों की संख्या समान होती है। देखिए सारणिक जब भी लिखी जाएगी तो इसमें जो कॉलम रहते हैं आपके और जो रो रहते हैं वो हमेशा समान रहते हैं। मतलब समान ये नहीं कि सब एक 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 दो 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 ऐसे नहीं, मतलब उनकी संख्या समान रहती है, जो उनके अवयव रहते हैं वो समान रहते हैं। जैसे अगर 1 2 3 3 अगर इसमें रो हो गए तो 3 कॉलम भी, जैसे इसमें 3 कॉलम हो गया, 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो 3 रो भी होना चाहिए। तो देखिए 4 5 6, ठीक। उसके बाद 7 8 9, तो देखिए इसमें 3 रो भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है इसमें जो है अवयवों की संख्या समान रहना चाहिए। और n गुणे n का तो होगा ही, n गुणे n का मतलब आप लोग समझते ही हैं, हमने आपको बताया भी था। और आव्यूह की अगर बात करें, आव्यूह की अगर बात करें तो लंब सारणी तो होगी, लेकिन इसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर नहीं होगी, होगी और नहीं भी होगी। ये आवश्यक नहीं है इसमें कि बराबर ही होगा। जैसे देख लीजिए आप भी, आपका 1 2 3 भी हो सकता है, उसके बाद 5 7 8 भी हो सकता है। तो देखिए ये दोनों पंक्ति और कॉलम इसमें मतलब पंक्ति और स्तंभ जो है बराबर नहीं है, लेकिन जब भी सारणिक रहेगा आपका हमेशा उसमें सेम रहेंगे। रो और कॉलम की जो गणना है, संख्याएं हैं, वो मतलब बराबर रहेंगी, ठीक ना। और आव्यूह में ऐसा नहीं है, बराबर भी हो सकता है नहीं भी हो सकता है। तो फर्स्ट आपका हो गया। और सेकंड की बात करें कि सारणिक जो है किसी व्यंजक को वर्ग सारणी के रूप में व्यक्त करता है। किसके रूप में? वर्ग सारणी के रूप में व्यक्त करता है। तो आपको हमने वर्ग आव्यूह बताया था। तो वर्ग आव्यूह हमने बताया था n गुणे n क्रम का आव्यूह रहे वर्ग आव्यूह होता है, ठीक। तो इसमें मतलब यही हो गया, फिर वही जो फर्स्ट बताया वही हुआ कि हमेशा वर्ग के रूप में प्रेजेंट करेगा। जैसे जितने सारणिक, जितने कॉलम उतने रो, ठीक ना। और आव्यूह में ऐसा नहीं है, उसमें आयताकार भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए 2 और 3 में हो गया और ये
टू टू हो गया, यह 2 × 2 का है। और यह क्या है आपका, यह क्या है आपका, यम जो है आपका पंक्ति है और यन स्तंभ है। और यह देखिए यन गुणे यम का है, ठीक ना। तो देखिए इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यम गुणे यन का है आपका। तो आप लोग कन्फ्यूज मत रहिएगा। यह जो है वर्ग सारणी के रूप में हमेशा रहेगा और यह किसी भी आयताकार या मतलब वर्ग भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग कन्फ्यूज मत रहिएगा। थर्ड की बात करें तो सारणी का मान निश्चित रहता है और इसका कोई भी मान हो सकता है, जैसे आप लोगों के सॉल्व करने के ऊपर है। फोर्थ की बात करें, इसमें अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। तो देखिए फिर वही बताया, जब आपका ये वर्ग रहेगा 1 2 3 4 तो यह n गुणे n यानी n स्क्वायर रहेगा। और इसमें मान लीजिए आपका है, फिर वही बता रहे हैं, सब सेम टू सेम इसमें चलता जा रहा है, ठीक ना। बस लिखने का तरीका अलग अलग है। तो 1 2 3 4 5 6, तो यह यम गुणे यन का है, यम गुणे यन का है। हमने आपको बताया था कि रो पहले लिखता है या कॉलम पहले लिखते हैं, रो या कॉलम लिख जाता है सबसे पहले, ठीक ना। तो आपको ये बता दिया गया। अब इसमें बता देते हैं रो पहले लिखते हैं या कॉलम, क्योंकि कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, अवयवों की संख्या n स्क्वायर होती है। तो सारणी में देखिए 1 2 3 4 ये हो गया। तो n स्क्वायर यानी 2 × 2 का है, तो यह n स्क्वायर होगा। मतलब इसमें ये होता है पहले पंक्ति लिखी जाती है। तो पंक्ति आपकी ये है रो, तो रो यानी 2 है इसमें 2। उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, तो कॉलम भी 2 है। तो 2 × 2 क्रम का यह सारणी होगा। और अवयवों की संख्या m गुणे n होती है किसमें, अवयव में। तो देखिए 1 2 3 ये हो गया। उसके बाद आपका लिख दिया गया 4 5 6 4 5 6, तो यह किस क्रम का होगा। तो इसमें देखिए क्रम का आपका होगा, 2 पंक्ति हैं तो सबसे पहले पंक्ति लिखते हैं। तो देखिए 2 पंक्ति हैं, ठीक, और 3 कॉलम है 1 2 3, तो 2 × 3 यह m गुणे n का होता है। आपको ये समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं फिफ्थ की। फिफ्थ जो इसमें है वो कह रहा है, इसके किसी अदिश से गुणा करने पर किसी एक पंक्ति या स्तंभ के अवयवों में गुणा होता है। अब देखिए मान लीजिए आपका कोई भी, यहाँ देख लीजिए 5 लिख दिया गया है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यह आपका सारणिक है। तो कह रहा है कि किसी अदिश से इसमें अगर हम गुणा कर रहे हैं तो एक पंक्ति या एक ही स्तंभ में होगा। जो गुणा इसमें कराया जाएगा वो तो ये तो मतलब एक रो में ही होगा या तो एक कॉलम में ही होगा, ये नहीं कि सब में होगा। और इसमें क्या है, यदि इसमें किसी आदेश से गुणा करें तो इसके प्रत्येक अवयव में गुणा होता है। मतलब इसमें अगर कहीं गुणा हम कर रहे हैं तो इसमें हर एक पार्ट मतलब जो अवयव दिया गया, हर एक जो अंक दिया गया उसमें गुणा होगा। जैसे 5 से गुणा कर रहे हैं तो सब में गुणा होगा, ठीक ना। लेकिन सारणिक में ऐसा नहीं है। आगे 6 की बात करें, इसमें किसी एक पंक्ति या स्तंभ के उभयनिष्ठ को पूरी सारणी के उभयनिष्ठ के रूप से बाहर निकाला जा सकता है। मतलब देख लीजिए जैसे कि सारणी दिया हुआ है, यहाँ लिख दिया गया है 2 2 2 और फिर यहाँ लिख दिया गया 1 3 4 और यहाँ लिख दिया गया 5 6 7 ये लिखा गया है। तो इसका कहने का मतलब ये है, अगर रो जो है समान है या कोई कॉलम समान है इसमें, तो इसमें देखिए उसको हम कॉमन लेकर बाहर कर सकते हैं। ये नहीं कि वो सब में रहना चाहिए, बस रो और या कोई कॉलम तीनों समान रहना चाहिए। जैसे देख लीजिए इसमें 2 2 2 समान है, तो 2 को अगर हम बाहर कर लेते हैं, 2 को अगर बाहर कर लेते हैं तो सारणी का आएगी नहीं 1 1 1 1 3 4 और 1 5 6 आ जाएगी। मतलब 5 6 7 जो भी आपका है ये आ जाएगा। ये नहीं कि इसमें नहीं है 2 तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन एक में रहना चाहिए। देखिए जैसे इसमें रो में दे दिया, अगर इस प्रकार इसमें भी होता तो भी कॉमन हो जाता। लेकिन सारणिक में हो गया, लेकिन आव्यूह में ऐसा नहीं है। आव्यूह में तभी कॉमन होगा जब सभी पार्टिकल में कॉमन निकले। सभी पार्टिकल से जो भी सभी मतलब इसमें अवयव हैं उसमें से कॉमन रहना चाहिए। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे देख लीजिए आपका लिख दिया गया 2 4 6 8 10 12, तो देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन कर लेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा होगा, ठीक ना। मतलब अवयव में सब में कॉमन आएगा और सारणिक में कोई एक पंक्ति या स्तंभ से कॉमन आ सकता है। और इनको देखिए व्यक्त कैसे करते हैं, सारणिक का चिन्ह ऐसे होता है। अवयव को आप लोग देख लीजिए इस प्रकार से कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, मझला कोष्ठक कर सकते हैं और समानांतर का जो चिन्ह होता है उससे भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये सब आपके
रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं। तो आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। जो हमने अंतर बताया, एग्जाम्पल सहित बताया है। अगर अब भी समझ में नहीं आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, फिर से बताने का प्रयास करेंगे। आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सभी का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर देंगे। जो आज का मेन टॉपिक है हमारा, जिस पे मतलब हमारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, वो है आज का एक सहखंडज आव्यूह निकालने की विधि। तो इसको हम एक एग्जाम्पल लेकर बताएंगे ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आए। तो देख लीजिए, जैसा कि एग्जाम्पल आप लोग देख पा रहे होंगे, ए बराबर दिया हुआ है आव्यूह में 1 2 3 1 3 4 1 4 3। तो कह रहा है जो ए दिया हुआ है आव्यूह, इसका सहखंडज आव्यूह यानी एडजॉइंट ए निकालना है। इसमें एडजॉइंट ए निकालना है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो इसको हम निकालना आपको बताते हैं। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिए और जितना आप लोगों से मतलब हेल्प हो सके उतना ज़रूर कीजिएगा। अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए और सबको बता दीजिए, क्योंकि अभी तो कॉलेज आपके स्टार्ट है नहीं। तो जितना तैयारी आप लोग पहले किए रहेंगे आपके लिए बेनिफिट होगा। तो आप लोग सबको शेयर कर दीजिएगा और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सहखंड आव्यूह आपका होता क्या है। तो सहखंड आव्यूह हमने आपको बताया था, मतलब सहखंडज आव्यूह आपको बताया था कि किसी आव्यूह के सहखंड आव्यूह, किसी आव्यूह के सहखंड आव्यूह, सहखंड आव्यूह जो होता है a⁻c, इसके परिवर्त आव्यूह को हम लोग कहते हैं सहखंडज आव्यूह। क्या कहते हैं? सहखंडज आव्यूह कहते हैं। किसी आव्यूह के सहखंड आव्यूह यानी a⁻c के परिवर्त आव्यूह को हम सहखंडज आव्यूह कहते हैं। यानी इसको सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सहखंड आव्यूह, जिसे आप लोग बोल सकते हैं a⁻c, और उसका जो परिवर्त आएगा यानी इसके पावर में t, वही आपका होगा एडजॉइंट a। तो आइए इसको निकालते हैं। डेफिनेशन आपके लिए बहुत मायने रखता है। डेफिनेशन अगर नहीं ध्यान रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, आप लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि सहखंडज आव्यूह होता क्या है, सहखंड क्या होता है। इसलिए आपको हमने सबसे पहले वही सब बताया है। तो प्लेलिस्ट से जाकर वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही विधिवत तरीके से बताया गया है। तो आइए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमने कह तो दिया सहखंड आव्यूह के परिवर्त को हम एडजॉइंट ए कहते हैं, लेकिन अब आपको सहखंड आव्यूह भी जानना पड़ेगा। सहखंड आव्यूह निकालते कैसे हैं? तो सहखंड आव्यूह को हमने बताया था कि जो भी आपका आव्यूह दिया रहे, मान लीजिए ए बराबर दिया है, उसको सबसे पहले सारणिक के रूप में लिखकर उसका वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक, सारणिक के रूप में लिखकर उसका वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम अलग अलग करके इसका सहखंड निकालते हैं। तो आइए इसको निकालते हैं। यानी जो क्वेश्चन दिया है इसका सबसे पहले हम सारणिक के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे, हम लिख तो दिया गया है ये बराबर है, तो इसको सारणिक के रूप में लिख लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या होगा 1 2 3 1 2 3 1 3 4 और 1 4 3, आपका इतना हो जाएगा। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए अभी हम आपको आगे बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको सब कुछ हम बताएंगे इसमें। अब आपको करना क्या है, इतना आप लोग जब कर लेंगे उसके बाद आप लोग कोई अवयव मानेंगे। अब मान लीजिए ये सब लिखे गए हैं तो कोई ना कोई स्थान पर तो लिखे गए हैं। अब मान लेंगे जो ए है इसका जो संगत अवयव के खंड हैं, सहखंड जो हैं, हमको सहखंड ही तो निकालना है, उसका परिवर्त जो रहेगा वही सहखंडज होगा। तो इसके जो सहखंड अवयव हैं मान ले रहे हैं वो है a11 a12 a13। ठीक, उसके बाद आपका है a21 a22 a23, उसके बाद है a31 a32 और a33। ये किसके हैं? ए के सहखंड आव्यूह हैं। ये हमने माना है। क्या माना है? ये सब हैं आपके ए के सहखंड आव्यूह। और इसको हम मान लेते हैं किसके बराबर? किसके बराबर मान लेते हैं? मान लेते हैं किसके बराबर है? बी के बराबर है। किसके बराबर है? यह बी के बराबर है। तो आपको इतना ध्यान रखना है, यह किसके बराबर है? बी के बराबर है। तो आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। हम इसको इरेज करते हैं, मिटा देते हैं। उसके बाद फिर से और जो आगे का प्रोसेस है उसको हम लागू करते हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं आगे क्या होता है हमारा।
पीछे आपने समझा तो इसको फिर से हम लिख लेते हैं। मॉड ऑफ मतलब साड़ी के इक्वल टू हो जाएगा 1 2 3 1 3 4 1 4 3 और सेकंड जो सेकंड थे उसको भी बता दिया, A11 A12 सब बता दिया है। अब इसका जो है हम सेकंड का अवयव निकाल लेंगे। किसका? तो आप लोग यहाँ लिखेंगे सारणिक ए के सेकंड अवयव। आप लोग इसी प्रकार लिखिएगा सारणिक ए के सेकंड अवयव। सारणिक ए के सेकंड अवयव को आपको निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पर आपको हम बता दें A11 A12 A13 क्यों लिया हमने। तो A11 का मतलब फर्स्ट रो पूरा और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। A12 क्यों लिया? A12 क्यों लिया उसको भी बता देते हैं अभी जब उसको हम सॉल्व करेंगे। तो A12 हमने इसलिए लिया क्योंकि जो आपका इसमें रहता था, यहाँ पर देखिएगा A12 तो ये दूसरा वाला लिया जाएगा, ठीक। दूसरा वाला आपका रो और दूसरा स्तंभ एक कटेगा। A13 यानी 3 वाला और ये बचेंगे। तो आपको अभी हम बताते हैं, आप लोग टेंशन मत लीजिए, पूरी विधिवत तरीके से आपको हम बताएंगे। अब इतना कर लिया तो ए के सेकंड अवयव आपको निकालना है। तो आइए फिर से इसको लिखते हैं पूरा। आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, मतलब इसके लिखने के बाद ये लिख लीजिएगा। अब हम इसके अवयव निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अवयव। तो एक बार इसको फिर लिखना पड़ेगा, बार बार इरेज करना पड़ रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है लेकिन कोई बात नहीं। 1 3 4 1 4 3 इतना सब कुछ करने के बाद इसका निकालना है सेकंड अवयव। तो A11 सबसे पहले निकालेंगे। तो A11 सबसे पहले कोई A11 या A21 A31 जो भी रहे उसको निकालने के पहले सबसे पहले आपको लिख लेना है यहाँ पर -1। क्या लिख लेना है? -1। इसके पावर में क्या करना है? जो आप निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? 1 1 का निकाल रहे हैं, यानी 1 प्लस कर लेंगे 1 1 प्लस 1 कर लेंगे 1 प्लस 1 कर लेंगे। अब यहाँ 1 प्लस 1 का क्या मतलब? यानी रो को एक छोड़ देंगे, एक कॉलम को छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या? आपका बचेगा 3 4 और 4 3 बचेगा। ये तो बचेगा, यही बचेगा आपका, ठीक। 3 4 और 4 3 बचेगा। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो आपका देखिए जब -1 की पावर 1 प्लस 1 यानी 2 होगा तो यह 1 हो जाएगा। तो आप लोग 1 कर लीजिएगा इनटू इसका। अब आप मल्टीपल करेंगे, मतलब सारणिक को सॉल्व करना समझते हैं। इसका प्रसार करेंगे 3 त्रिक 9, उसके बाद माइनस का चिन्ह होता है, ठीक। उसके बाद 4 चौके 16 ये होता है। तो आपका क्या आ जाएगा? 9 माइनस 16 यानी आपका आ जाएगा -7। तो आपका फर्स्ट आ गया -7। तो आप लोग नोट डाउन करते हुए चलिएगा। आ गया आपका -7। क्या आ गया? -7 आ गया। तो आप लोग -7 लिख लीजिएगा कहीं पे। तो A11 की वैल्यू आ गई आपकी -7। यहाँ पर A11 की वैल्यू आपकी आ चुकी है -7। तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक। उसके बाद अब आपको A12 निकालना है। क्या निकालना है? A12 निकालना है। तो उसको भी हम निकालते हैं। A12 हमने आपको A11 बता दिया। तो A11 देखिए आपका ये हो गया। A11 आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक। अब बताना है आपको A12। क्या बताना है? A12। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग कंफ्यूज मत रहिएगा। हम लिख देते हैं जो आपकी वैल्यू थी, वो वैल्यू आपकी थी 1 2 3 1 2 3 1 3 4 और 1 4 3 1 4 3 ये आपकी वैल्यू है। तो A11 आपको बता दिया -7 आया। A12 निकालना है। तो A12 निकालेंगे तो सबसे पहले बताया था हमने माइनस का चिन्ह लगेगा। फिर जो आपका 1 2 निकालना है तो प्लस में रहेंगे सब, तो 1 + 2 हो जाएगा। उसके बाद सारणिक लगाएंगे चिन्ह। अब A12 कह रहा है, A12 कह रहा है आपका। तो A12 यानी आपका जो है 1 वाला तो जाएगा ही, यानी ये ऊपर वाला आपका चला गया, ऊपर वाला चला गया। उसके बाद मतलब जो A1 है, तो जो सबसे पहले 1 आता है ना, सबसे पहले जो 1 आता है यहाँ पर और दर्शाता है आपके रो को, और 2 जो आता है वह दर्शाता है आपके कॉलम को। तो जो आपका दर्शाता है उसको हम पैक कर लेते हैं, उसको हटा लेते हैं। तो 1 वाला हटाएंगे तो 1 2 3 हट जाएगा, और 2 वाला हटाएंगे तो सेकंड नंबर पे चलेंगे, सेकंड स्तंभ यानी जो है 2 3 4 है, तो इसको हटाएंगे तो बचेगा क्या आपका 1 4 3 और
1 4 और 1 3। देखिए -1 के पावर 1 + 2 हो गया और 1 4 1 3 लिख दिया गया ना। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब उसको हटा देते हैं तो सॉल्व करते हैं। तो देखिए -1 के पावर 1 + 2 है तो -1 ही आएगा, तो यहाँ आगे -1 लिख दिया गया। सारणिक का प्रसार करते हैं तो 3 एक कम 3 हो गया और 4 एक कम 4 यानी 3 - 4 -1 आएगा, लेकिन माइनस पहले से इसलिए 1 हो गया। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। फिर अब A13 की बात करते हैं, किसकी? A13 की। तो फिर से लिखना पड़ेगा, तो फिर से हम लिख भी लेंगे, कोई बात नहीं, आप लोग समझिए बस। अब A13 निकालेंगे तो 1 वाला तो पैक हो गया, उसके बाद 3 वाला भी पैक करेंगे और -1 के पावर 1 + 3 होगा, बचेगा 1 3 1 4। तो आएगा आपका 4 - 3, 4 एक कम 4, 3 एक कम 3, 4 एक कम 4, 3 एक कम 3 यानी 1 आ जाएगा। तो A13 की वैल्यू भी आपको पता चल गई। देखिए ये सब हम आपको क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे जब आप लोग निकालेंगे तो उसमें आपका बहुत ही यूज होने वाला है, इसलिए आपको ये सब हम पहले ही बता दे रहे हैं। तो आप लोग पूरा ज़रूर पढ़िएगा, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न रहे तो आप लोग हमसे ज़रूर पूछिएगा, सब कुछ हम आपको ज़रूर बताएंगे। उसके बाद इतना हो गया। अब A21 निकालना है। 21 निकालना है तो 2 यहाँ पर क्या है? आगे वाला हमने बताया था पंक्ति है, मतलब रो है, और बाद वाला स्तंभ है। तो 2 वाला पंक्ति आपका 1 3 4 हो गया और 1 है स्तंभ यानी 1 1 1, तो इसको पैक कर लिए। और -1 के पावर 2 + 1 हो जाएगा, क्योंकि जो निकालना है उसको -1 की पावर में जोड़ लेते हैं। तो 2 + 1 होगा, बचेगा आपका यहाँ पर देखिए 2 3 बच गया और 4 3, 2 3 4 3 बच गया। अब इसको सॉल्व करना है तो -1 की पावर 2 + 1 है यानी वो आपका विषम में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस आगे लगा दिया। 3 का 2 में मल्टीपल और 4 का 3 में मल्टीपल यानी -6 -12 यानी नहीं 6 -12 यानी -6 आएगा, माइनस पहले से यानी 6 हो गया। समझ में आ रहा होगा आपको। इसी प्रकार से A221 निकालेंगे, A221 निकालेंगे, इसको भी देखते हैं। तो 2 2 यानी 2 रो और 2 कॉलम, तो बचेगा -1 के पावर 2 + 2 और बचेगा 1 3 1 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3 यानी ये 0 हो जाएगा। A23 निकालेंगे तो 2 वाला मतलब 1 3 4 और 3 वाला यानी 3 3 3 3, ठीक, ये वाला और ये वाला चला जाएगा, तो बचेगा क्या आपका 1 2 बच जाएगा और 1 4 बच जाएगा। तो 1 2 और 1 4 लिख दिया गया। -1 के पावर 5 है तो माइनस में ही होगा क्योंकि विषम है, तो माइनस लिख दिया गया। 4 का 1 में मल्टीपल 4 और 2 का 1 में 2, तो 4 - 2 यानी आपका आ जाएगा यह -2। अब 3 वाले पर चलेंगे तो एक बार फिर लिख लेते हैं। तो 1 2 3 1 3 4 1 4 3 हो गया। अब एक के पावर मतलब एक के पावर जो 31 है उसको निकालना है, तो 3 3 क्या है इसमें? पंक्ति है, रो है, तो 3 हो गया। सबसे पहले इसको पैक कर लिया। 1 है यानी 1 1 1 फर्स्ट कॉलम है। उसके बाद -1 के पावर 3 + 1 हो जाएगा, बचेगा आपका 2 3 और 3 4, तो उसको लिख लिया 2 3 और 3 4। अब यहाँ देखिए 3 एक 4 हो जाएगा, -1 की पावर जो कि सम है इसलिए पॉजिटिव आएगा। 4 का 2 में मल्टीपल 8 और 3 का 3 में 9 यानी 8 - 9 यानी यहाँ आ गया -1। इस प्रकार से A32 निकालेंगे, तो A32 को भी निकाल लेते हैं। 1 2 3 1 3 4 1 4 3, तो 3 2 यानी 3 वाला आपका ये हो गया और 2 वाला ये हो गया। तो -1 की पावर 3 + 2 बचेगा 1 3 1 4, तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो -1 आएगा। इस प्रकार से आप लोग 3 3 वाला भी सॉल्व कर लीजिए। 1 2 3 1 3 4 1 4 3, तो 3 3 बचा 1 2 1 3 और ऊपर सम रहेगा तो पॉजिटिव होगा, तो 3 - 2 यानी 1। तो हमने जो आपको बताया था, जो आपके माने गए थे अवयव, उसे b के बराबर हमने माना था, तो b बराबर आपका क्या आएगा? तो सबका मान इस प्रकार से आपको पुट करना है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इसको नोट कर लीजिए और ये सब जो वैल्यू आए हैं इसी क्रम में पुट कर लीजिए। तो पुट करेंगे तो b बराबर आपका आएगा -7 1 1 6 0 -2। देख लीजिए कोई वैल्यू आगे पीछे होगी तो आप लोग उसके लिए क्षमा करिएगा, आप लोग मिलान खुद कर लीजिए। उसके बाद -1 और 1 आ जाएगा आपका। -1 - 1 1 और 6 0 -2 और 7 1 और 1, तो आपका ये हो गया।
अब आपका लास्ट में आता है एडजॉइंट ए। तो इतना सब कुछ करेंगे तब आपका मिलेगा एडजॉइंट ए। 5 नंबर आपको ऐसे नहीं देगा और उसके बाद भी इसमें करना रहता है जब ए इनवर्स निकालेंगे आप लोग व्युत्क्रम ऑफ। तो ये जो होता है किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ए जो होता है आपके बराबर होता है ए के पावर सी के परिवर्त। लेकिन जो हमने इसको मान लिया ए के पावर सी, इसमें हमने उसको बी के बराबर मान लिया, यानी बी का डैश, यानी डैश का मतलब वही परिवर्त ऑफ। तो परिवर्त ऑफ हमने बताया था रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कर लेते हैं। तो बी डैश करेंगे तो बी का डैश जो आएगा वो आएगा, देखिए ये आपका रो था, इसको कॉलम में करेंगे तो देखिए -711 था, तो इसको करेंगे कॉलम में तो -711 हो जाएगा। 602 था, इसको भी कॉलम में करेंगे तो 602 आ जाएगा, मतलब -2। और ये भी देखिए -1 1 है, तो इसको वे रोम करेंगे तो -1 1 हो जाएगा। तो आपका ये निकल गया एडजॉइंट ए। तो गाइस ये था आपका पूरा आज का वीडियो, पूरा आज का टॉपिक। अगर समझ में आया होगा तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए आपको लाइक करने में और शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाता है। अगर आप लोग कर लेंगे तो थोड़ा हमारा हौसला और बढ़ जाएगा, हम आपको और बेहतर तरीके से पढ़ाने का प्रयास करते रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से हम अगले वीडियो में।